नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की 12वीं वर्कशीट जो शिक्षा निदेशालय ने हमें दी है। इसमें विद्यार्थी को ऊपर अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यहाँ पर भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा के माध्यम से एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। यदि इस परिभाषा पर ध्यान से विश्लेषण करें, यानी इसको ध्यान से समझें, तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। यानी यह हमें बताती है कि भाषा काम क्या करती है। भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन इसकी प्रकृति का हमें पता नहीं चलता। इसे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। यानी यदि हम इस परिभाषा पर ही चलें तो इसके अनुसार पशु जो संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, या फिर अन्य जो हमारी मौखिक मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम से हम अपने विचारों को या अपने बातों को कहने में सक्षम होते हैं, उसको भी भाषा के अंतर्गत लेना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भलीभांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। यानी जब तक हम अपनी भाषा को ध्वनि संकेतों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से नहीं प्रकट करते तो उसे भाषा की श्रेणी में नहीं लिया जाता। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। यानी ध्वनि, प्रत्येक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। यानी ध्वनि केवल हम बोल सकते हैं, लेकिन वर्ण जो है उसको बोलने और लिखने के दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। आइए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है? उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी हमारी भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना गया है। प्रश्न नंबर 3, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तर है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? उत्तर है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 5, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे चिड़ियों की चहचहाट। यानी आपको उन ध्वनियों की पहचान करनी होगी जिनके लिए भाषाई प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दिया है। ऐसे ही हमने उदाहरण लिए हैं, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी की कलकल, हवा की सनसनाहट, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ। इन सभी के लिए किसी प्रकार की भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।